India Yearbook Chapter 3 Indian Polity. To understand Indian polity, we have to go through entire historical background, in which period, in which era we have written our constitution, what is our political structure. We have to go through legislature, in which Prime Minister will come, Parliament will come, President will come, Council of Ministers will come, like everything we have to go through in legislature to understand Indian polity. And again, we have to understand how it works, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे रूल्स रेगुलेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कैसे गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया किसने, कैसे बनाया, इसके मेंबर्स कौन थे, इसकी कमेटीज क्या क्या थी, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन विच वी नो, हमें पता है कि हमारी हिस्ट्री में हम पे कौन रूल कर रहे थे, अंग्रेज रूल कर रहे थे, यस ऑफ कोर्स, उनके अलावा कौन थे, बिफोर अंग्रेज, बिफोर Britishers, we had Mughals who were ruling us. तो Mughals के पीरियड में entry of Britishers were, it was this. Legally, जो लीगल सिस्टम है ना, जो पेपर पे लिखा हुआ है और लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम को पहली बार इंट्रोड्यूस ही करवाया था ब्रिटिशर्स ने टू अस इन द फॉर्म ऑफ चार्टर्ड एक्ट. चार्टर्ड एक्ट इन 16th सेंचुरी दे गॉट परमिशन, इन्होंने परमिशन लिया था क्वीन से, जो ब्रिटिश क्वीन थी, इन्होंने परमिशन लिया था कि हम एशिया और अफ्रीका में ट्रेड करेंगे. वी वांट टू एस्टैब्लिश कंपनीज देयर इन ईस्ट. दे वर फ्रॉम वेस्ट ना, वो यूरोप से थे ना, तो इंडिया उनके लिए ईस्ट था, तो दे वांटेड टू एस्टैब्लिश ए ट्रेडिंग कंपनी वेयर इन ईस्ट, स्पेशली एशिया एंड अफ्रीका. तो यहाँ पे 16th सेंचुरी में जब इन्होंने परमिशन लिया, सी वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉक्यूमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, रूल्स रेगुलेशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स रेगुलेशंस. इंडियन पॉलिटी इज नथिंग बट a compilation. Indian constitution is nothing but a compilation of so many rules, regulations written properly in detailed, explained. No doubt हमने कहीं और से लिया था. For example, हम fundamental rights हमने किसी और से लिया, citizenship हमने किसी और से लिया, कि उनके जो तरीके थे फंडामेंटल राइट्स के या फंडामेंटल ड्यूटीज के. आपने देखा होगा पुतिन को कि अपनी ड्यूटीज निभाते हुए बारिश में भी खड़े होकर एंथम पढ़ रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम रशिया. तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें, फेडरल सिस्टम हमने अमेरिका से लिया, बट वी हैव नॉट अडॉप्टेड कंप्लीटली, हमने पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग या हमारी सिचुएशन या हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हमने उसको मॉडिफाई किया या ऑल्टर किया या थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किया, हम ये कह सकते हैं. और चेंजेस करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? अंबेडकर. अंबेडकर डिड व्हाट ऑल द नीडेड अमेंडमेंट्स, जो ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने जो चेंजेस चाहिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ही इज़ अ मोस्ट एलीट क्वालिफाइड पर्सन एट दैट टाइम. अगर अंबेडकर ना होता तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज जिस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मौजूद है वो होने की चांसेस नहीं थे. उस वक्त There are so many highly qualified barristers. नेहरू बैठा हुआ है, जिन्ना बैठा हुआ है. They were all highly qualified people. But Ambedkar was elite when it comes to education. He was elite person. He was highly qualified, highly educated. He knows how to compare from one constitution with the other constitution, how to deal with each and every article, rules, regulations, in which situation, who made what rule for them and for whom. ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ का कंपैरिजन करना, हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना और हमारे अकॉर्डिंग या हमारी सिचुएशन के लिए या हमारे लोगों को इन द टर्म्स ऑफ इंडियंस के लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है, उस चीज़ को समझ के उस चीज़ को उस सिचुएशन में ढालना, इट वॉज ओनली कैन डन बाय अम्बेडकर. अगर उनके अलावा ये किसी और से नहीं हो सकता था. चलो we'll talk later about Ambedkar. When we are talking about Indian polity,
let's understand how polity starts. We know we have democracy, right? We have democracy. What is democracy? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी के नाम पे हमें दो चार चीजें पता हैं बड़े अच्छे से। एक हमें राइट टू वोट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू मूव फ्री, ये सारी चीजें तो है ना। तो डेमोक्रेसी में हमने एक और चीज सुनी है, सेक्युलर। When I was reading about these words, democracy, जब मैं इन वर्ड्स को देख रही थी, डेमोक्रेसी क्या है, सेक्युलर क्या है, इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ, एक चीज आई कैसे, कहां से निकली, who introduced it? तो एक्चुअली द पॉलिटिकल सिस्टम, द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम जो आज हम डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं, दैट एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यू कैन से, रोमन्स। जो रोम, जो इटली का जो इलाका है ना, देयर वर रोमन डायनास्टी। जो रोमन डायनास्टी इन 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी रोमन डायनास्टी, इन 11th सेंचुरी रोमन डायनास्टी ने पहली बार उन्होंने एक छोटा सा खाना बदोश कबीला था जो ट्राइब्स से, उन्होंने क्या किया, ये सारे मोनार्क्स, ये जो राजा महाराजा, इन सब के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, कोई डिक्टेटर था, कोई ये था वो था, कहीं जंग लड़ रहे हैं, जो कर्टेसी के नाम पे कुछ नहीं है, लोगों को जो अवाम है वो बर्बाद हो रही है, ये सारी चीजें देख के ना, जो रोमन्स के एक ट्राइब का, एक अननोन ट्राइब जिनको कह सकते हैं, कि उन्होंने एक अपना कबीला बनाया। जो एक ट्राइब होता है ना, एक कम्युनिटी, तो उन्होंने एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई। उन्होंने सोचा कि चलो हम एक अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, हम यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास ना लोग कम थे, तो वो क्या करते थे, बाहर जाके लोगों को अगवा करके लेके आते थे, उठा के लेके आते थे, औरतों को उठा के लेके आ गए, मर्दों को उठा के ले गए। एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था कि वो एक गाँव में गए, गाँव में जाके देखा बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी औरतें हैं, क्योंकि इनके पास लोग नहीं थे ना, इनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी थी, तो औरतें बड़ी अच्छी औरतें थी, लेकिन हर औरत की शादी हुई है, कोई शादी के लिए तैयार है, उस तरह की चीजें देखी। लेकिन ये एकदम से कम लोग थे, तो उस गांव में ये अटैक नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, वहां के जो मर्द थे उन सारे मर्दों को इन्होंने एक बार इन्वाइट किया खाने पे, कि हमारा कबीला इधर आके बसा हुआ है, हम यहाँ पे एक नया रूल्स रेगुलेशन शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप आओ एक बार हमारे खाने के लिए। सिर्फ मर्द आ सकते हैं, औरतें अलाउड नहीं हैं। तो सारे मर्द आए खाने पे, और सारे मर्दों को खिलाया और पिलाया भी गया, और सारे पी पा के मस्त हो गए। और जब वो अच्छे से पी पा के पूरे बेहोश हो गए, तो उन लोगों को ये कहा कि आप आज रात यहीं पे क्यों नहीं रुक जाते। तो सारे, चलो यार इतना अच्छा खिलाया पिलाया है, ये नए रूल्स रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ दिस ऑल डेमोक्रेसी एंड रूल्स रेगुलेशंस इन रोमन एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इन 11th सेंचुरी। तो 11वीं सदी की बात कर रही हूं मैं। तो जब ये सारे बेहोश हो गए, तो इनकी औरतें घरों में अकेली थी, तो ये सारे जो मर्द थे रोमन जो ट्राइब थे, उन्होंने क्या किया, जाके उन सारी औरतों को अगवा करके लेके आए। और उनको पता भी, अगले दिन जाके देखते हैं अपने घरों में इनकी औरतें नहीं है, इनकी बीवियां नहीं है, इनके लवर्स नहीं है, इनकी बेटियां नहीं है, सारे गायब। तो ये ढूंढते हैं, ये करते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए करते हैं, बहुत बड़ी जंगें होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर, 1 साल के बाद, ये सारी औरतों को बाहर निकालते हैं अपने घरों से, जहां से औरतों को छुपा के रखा था। जैसे बाहर निकालते हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रेग्नेंट थी, क्योंकि इनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी थी ना रोमन्स को, तो सारी की सारी प्रेग्नेंट थी। अब औरत का क्या होता है, एक औरत की साइकोलॉजी ये है कि वो मर्द को उतना नहीं चाहती जितना वो अपने बच्चे को चाहती है, whoever man will be। लेकिन when it comes to her baby, nothing is important for her। तो ये औरत की साइकोलॉजी है। जब औरतें आई, प्रेग्नेंट औरतें आई, चलो कुछ मर्द थे वो अपनी औरतों को देके उनके बच्चों को भी एक्सेप्ट करना चाहते थे, लेकिन औरतें जब भी वो रोमन्स को अटैक करने जा रही थी उनके मर्द, तो औरतों ने आके रोका कि नहीं, ये मेरे बच्चे का बाप है, तुम इसको नहीं मार सकते। तो एक स्टोरी है, या यू कैन से इट इज रिटन इन रोमन एंशिएंट हिस्ट्री। तो
दिस इज हाउ द रोमन डायनास्टी हैव बिगन। तो उन्होंने वहाँ से उस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसमें सबको सारे राइट्स होंगे, सारे जितनी सारी फैसिलिटीज़ होगी, रेवेन्यू में शेयर होगा सबका, और रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम बनाया, टैक्सेस का सिस्टम बनाया, ये सारी चीज़ें तब फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज समथिंग कॉल्ड डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन रोमन एम्पायर। और डेमोक्रेसी के साथ साथ दे इवन स्टार्टेड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इनका जो एक्सप्लेनेशन है इन यूरोपियन in 16th 17th century, you can say before 16 and mid of 16th century, 16th century में in Europe we see कि जो सेक्युलरिज्म है वो कितना पीक पे गया। सेक्युलरिज्म का एक्चुअल मतलब जो मुझे समझ में आया आफ्टर रीडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, आफ्टर नोइंग द व्हाट ऑल हैपन इन रोमन, व्हाट ऑल हैपन इन यूरोप, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इन एंशिएंट यूरोप, इन मिडिवल यूरोप, 16th सेंचुरी में द सेक्युलरिज्म, 16th सेंचुरी से पहले हमने देखा कि चर्च वॉज वेरी पावरफुल। जो 16th सेंचुरी के मिड और उसके पहले चर्च वॉज वेरी पावरफुल, पोप वॉज वेरी पावरफुल, चर्च ऐसा था कि पूरा कंट्रोल, रेवेन्यू कलेक्शन से लेके रूल्स रेगुलेशन, जो इम्पोजिशन थे रूल्स रेगुलेशन के, या किसी के साथ जंग लड़ना है नहीं लड़ना है, तो दिस वर ऑल द बिग डिसीजंस वर टेकन बाय पोप and religious heads without consent, without prior permission। किंग या एम्परर को ये आज़ादी नहीं थी कि वो किसी और के साथ अटैक करे, किसी और के साथ कोई भी रिलेशनशिप या बायलैटरल रिलेशनशिप या MOU करे, ये सारे अथॉरिटी नहीं थी किंग को। तो जब some rulers realized कि उनके पास इतना पावर नहीं है कि वो किसी और के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप रखे या किसी और के साथ कुछ भी अग्रीमेंट्स करे या जंग का ऐलान करे, जब उनको ये देखा गया और ये जो सारे जो प्रिविलेजेस थे, पूरे जो प्रिविलेजेस थे वो सारे क्लर्जी क्लास के पास रहते। क्लर्जी क्लास कौन? वही जो रिलीजियस हेड्स थे, एंड यू कैन से सम बिजनेसमैन एंड ऑल्सो सम रिलीजियस हेड्स। तो उन्हीं के पास सारे पावर्स थे कि कब क्या, कैसे, क्या क्या एक्शंस लेने हैं, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने हैं। जब 16th सेंचुरी में जो सारे जो पावर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स या बायलैटरल रिलेशनशिप के पावर या MOUs के पावर, ये पूरे एक क्लर्जी क्लास के अंडर में आ गए। दो रूलर्स, किंग्स, दे वर सफोकेटेड इन द सेंस कि भाई ये बहुत ज्यादा हो गया इनका। ये पोप का काम क्या है? चर्च में जो उनका जो प्रे करना है या उस तरह के काम, इनके रिलीजियस जो थॉट्स होते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, उसको पूरा करना, ये इनका बेसिकली काम है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? तो व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिलीजन से अलग किया। जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्लर्जी क्लास से अलग किया। द एंटायर, देखो भाई, तुम्हारा काम है चर्च संभालना, प्रेयर का जो प्रोसीजर है उसको देखना, या रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करना। कोई पैदा होता है, मरता है, किसी बर्थडे पे ताली बजाना, ये तुम्हारा काम है। Don't interfere in administration. Don't interfere in our political decisions. This is what it is called secularism in European history. But in India, what we have a democracy, what we have a secularism is completely different. हमारी अंडरस्टैंडिंग में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो सेक्युलरिज्म है वो 16th सेंचुरी में उन्होंने लाया, अपनाया, एंजॉय किया, छोड़ दिया। नाउ दे डोंट बॉदर अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ है, कि कौन सा किंग या लीडर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किस रिलीजन से बिलोंग करता है। दे रियली नेवर बॉदर। बट इन इंडिया वी बॉदर बिकॉज वी हैव सम वोट बैंक
एंड वी हैव सम पॉलिटिकल सिस्टम, ये अभी इंडिया में चल रहा है. तो लेट्स अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इन रोमन एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड डेमोक्रेसी. इन डेमोक्रेसी में क्या क्या आता है? डेमोक्रेसी में हम लोग वोट दे के अपना लीडर को चूज कर सकते हैं, जैसे कि एमपी, और एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को लाती है मार्केट में, यू कैन से मार्केट में लाके उनको अलग अलग प्राइस पे रखती है, और वो सारे एमपीज को हम पैसे लेके सेलेक्ट करते हैं. डोंट हेसिटेट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. अभी मैंने रिसेंटली वोट दिया, लेकिन वो अपनी मर्जी से, दैट इज वेरी मच सीक्रेट. मैंने वोट भी दिया और पैसे भी नहीं लिए, बट दैट मेरे जैसे लोग तो बड़े एक्सेप्शनल केस होते हैं, लेकिन बाकी सब लोग तो करते हैं. मुझे पता है कौन कौन करते हैं. आई हैव सीन इट. आई हैव सीन पीपल डिस्ट्रीब्यूटिंग. आई हैव सीन हाउ पीपल विल टेक. दिस इज अ ओपन सीक्रेट, यू कैन से. तो रही बात डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी इन योर रोमन, व्हाट वी सी इज कि वहां पे डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट का जो इंटायर सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11th to 12th सेंचुरी के करीब. 11th सेंचुरी जब रोमन में डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म स्टार्ट हुआ था, तभी इंडिया में मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ था 11th-12th सेंचुरी के करीब. कासिम खान करके एक मुस्लिम from Saudi Arabia, they came to India. The purpose was spreading Islam in India. So we'll talk that in history later on, but I'm just giving you a hint what exactly was happening in India at that time. 11th century वो period है जब इंडिया में मुगल्स नहीं थे. मुगल्स की एंट्री कब हुई थी? 15th century, बाबर, पानीपत. तो that was मुगल्स की एंट्री. और उसके पहले who was there? दिल्ली सल्तनत. उससे पहले who was there? तो that is history, that is different. So let's see here.